हेलो दोस्तों, आज देखेंगे केंद्र प्लस राज्य सरकार की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं एक साथ देखेंगे। योजनाओं का आपका लास्ट रिवीजन है। सभी की सभी योजनाएं आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगी। आइए दोस्तों देखते हैं। संपूर्ण ग्राम बीमा योजना। संपूर्ण ग्राम बीमा योजना के अंतर्गत सबका बीमा किया जाएगा, एक साथ किया जाएगा। ठीक है, कब किया जाएगा? 13 अक्टूबर 2017 को किया जाएगा। ये बात किसने कही थी दोस्तों? स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे, उनका नाम था मनोज सिन्हा जी। ठीक है, उनका उद्देश्य था कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक गाँव को चिन्हित करना जिसमें न्यूनतम परिवार 100 परिवार रहते हो। ठीक है, ऐसे सभी परिवारों को डाक ग्रामीण जीवन बीमा पॉलिसी देना। सभी सांसद आदर्श ग्रामों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। आपको याद रखनी है 13 अक्टूबर 2017 को आई। कब आई थी? 13 अक्टूबर 2017 को आई थी। कब आई थी? 13 अक्टूबर 2017 को आई थी। किसने स्टार्ट की थी? तत्कालीन दूरसंचार मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे, उनका नाम था मनोज सिन्हा जी। क्या नाम था? मनोज सिन्हा जी। उनका उद्देश्य क्या था? प्रत्येक जिले में, कहाँ से? प्रत्येक जिले में कम से कम एक गांव को चिन्हित किया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक गांव को चिन्हित किया जाएगा और न्यूनतम उसमें परिवार कितने होने चाहिए? 100 परिवार न्यूनतम होने चाहिए। ठीक है, न्यूनतम 100 परिवार रहते हों। सभी परिवार डाक ग्रामीण जीवन बीमा पॉलिसी देना। सभी परिवारों को डाक ग्रामीण जीवन बीमा पॉलिसी देना। सभी सांसद आदर्श गांव को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये कब से लागू है? 1 जनवरी 2017 से। 1 जनवरी 2017 से। इसका प्रावधान 2013 के एक्ट में किया गया था। उसी के प्रावधान के अनुरूप महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। ठीक है, इसमें क्या है? गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं, उनके बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 6,000 रुपये प्रदान करना। क्या करना है? 6,000 रुपया प्रदान करना। पहली किस्त में 2,000 रुपया, फिर दूसरी किस्त में 2,000 रुपया, तीसरी किस्त में भी 2,000 रुपया। पहली किस्त मिलेगी गर्भावस्था के पंजीकरण के समय, गर्भावस्था के पंजीकरण के समय 2,000 रुपये मिलेगी। ठीक है, जिससे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। फिर दूसरी किस्त मिलेगी गर्भावस्था के कम से कम 6 माह बाद। ठीक है, एक जाँच पर। फिर दूसरी किस्त मिलेगी और तीसरी किस्त मिलेगी बच्चे के जन्म के बाद, जब टीकाकरण चक्र स्टार्ट होगा तब मिलेगी दूसरी किस्त। ठीक है, याद रखना दोस्तों। किसमें? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में। कब आई थी? 1 जनवरी 2017 से लागू है, याद रखना। ठीक है, इसमें 6,000 रुपये की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, किसके लिए? जो गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उनके वित्त पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब आइए अब आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। ये कब से आई थी? ये आई थी 21 जुलाई 2017 से। कब? 21 जुलाई 2017 से अरुण जेटली जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। वृद्धावस्था पेंशन स्कीम 60 वर्ष या उससे अधिक के आयु के सभी व्यक्तियों को पेंशन संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम। अब देखिए माह कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? माह कार्यक्रम। तो इसकी शुरुआत हुई थी 5 अगस्त 2016 को। कब से? 5 अगस्त 2016 को। मंत्रालय कौन सा है? परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय है। ये एक जागरूकता कार्यक्रम है। कैसा कार्यक्रम है? एक जागरूकता कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम है? ये माह कार्यक्रम है। कब स्टार्ट हुआ था? 5 अगस्त 2016 को। कब? 5 अगस्त 2016 को। इसके अंतर्गत स्तनपान के लाभ के बारे में, ठीक है, इसके अंतर्गत स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों एवं विशेषकर माताओं को जागरूक करना, एवं विशेषकर माताओं को जागरूक करना। याद रखना किसके अंतर्गत? माँ कार्यक्रम के अंतर्गत। अपडेट क्या है? 30 करोड़ धनराशि आवंटित है। इसमें प्रत्येक जिले में 4.3 लाख धनराशि दी जाएगी। तो आपको याद रखना कि माँ कार्यक्रम कब आया था? 5 अगस्त 2016 को आया था। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत है स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों को जागरूक करना, विशेषकर माताओं को जागरूक करना है। बस यही आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसकी घोषणा कब की गई थी? आपको याद रखना है। इसकी घोषणा की गई थी 13 जनवरी 2016 से। ठीक है, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है इसका प्राकृतिक आपदा कीटों के द्वारा फसल खराब हो जाए, ठीक है, उस स्थिति में किसानों को धनराशि उपलब्ध कराकर उनकी मदद करना, उनकी वित्तीय मदद करना। किनकी? किसानों की। किनकी मदद करना? किसानों की मदद करना। किसमें करना? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। ठीक है, इसमें क्या है? फसल कवरेज क्या है? फसल कवरेज में कौन कौन सी फसलें हैं? जैसे रबी की फसल, जैसे खरीफ की फसल, रबी की फसल, वाणिज्यिक फसल, ठीक, बागवानी, सभी प्रकार की फसलें इसमें शामिल हैं। आपको ये याद रखना है खरीफ की फसल पर 2%, रबी की फसल पर 1.5% और बागवानी की फसल पर 5%। ये याद रखना दोस्तों। ठीक है, प्रीमियम राशि उपलब्ध कराई जाएगी 2023-24 के बजट में।
13,624 करोड़ रुपए आवंटित हैं। किसमें? ये आपको पैसे याद रखने हैं कि 13,624 करोड़ रुपए आवंटित किए गए किसमें? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। ठीक है, तो आपको याद रखनी है 13 जनवरी 2016 को आई थी। ठीक, तो आपको याद रखनी 13 जनवरी 2016 को आई थी। लक्ष्य है इसमें प्राकृतिक आपदा कीटों के द्वारा जो फसल खराब हो जाती है, ठीक, उस स्थिति में किसानों को धनराशि उपलब्ध कराकर उनकी मदद करना। ठीक है, आपको याद रखनी है। आगे देखिए दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय श्रीमेव जयते योजना। कौन सी? दीनदयाल उपाध्याय श्रीमेव जयते योजना कब आई थी? 16 अक्टूबर 2014 को आई थी। कब आई थी? 16 अक्टूबर 2014 को आई थी। लक्ष्य क्या था? श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता एवं दक्षता लाना। श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता एवं दक्षता लाना। औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना। कैसा वातावरण तैयार करना? औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना। ठीक है, इसके अंतर्गत सरकार इसके अंतर्गत 5 कार्यक्रम संचालित। किसके अंतर्गत? दीनदयाल उपाध्याय श्रीमेव ज्योति योजना के अंतर्गत कितने कार्यक्रम संचालित हैं? 5 कार्यक्रम संचालित हैं। आपको ये मालूम होने चाहिए। ठीक है, देखिए कौन कौन से हैं। समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल, समर्पित श्रम सुविधा पोर्टल। आकस्मिक निरीक्षण हेतु योजना, आकस्मिक निरीक्षण हेतु योजना। ठीक है, यूनिवर्सल खाता संख्या, यूनिवर्सल खाता संख्या। प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना, प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना। पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, पुनर्गठित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ये 5 कार्यक्रम किसके अंतर्गत संचालित हैं? ये 5 कार्यक्रम किसके अंतर्गत आते हैं? दीनदयाल उपाध्याय श्रीमेव ज्योति योजना के अंतर्गत आते हैं। ये कब आई थी? 16 अक्टूबर 2014 को आई थी। कब आई थी? 16 अक्टूबर 2014 को आई थी। इसका लक्ष्य याद जरूर रखना कि श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता एवं दक्षता लाना, औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना। ठीक है, आगे देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 15 जुलाई 2015 को। 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस पर। 15 जुलाई को क्या होता है? विश्व युवा कौशल दिवस पर। इसका लक्ष्य क्या है? आगामी 4 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षित करना। ठीक है, रोजगार नहीं देना है, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षित करना है। ठीक है, 10वीं और 12वीं की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे युवाओं को प्रशिक्षित करना। 8,000 रुपये का औसत आर्थिक सहयोग देना। बजट 2023-24 में इसके चौथे चरण की शुरुआत की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, ट्रेनिंग क्या होगी इसमें? पेंटिंग, ठीक है, कोडिंग और AI रोबोटिक्स। को याद रखना है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब आई थी? 15 जुलाई 2015 को आई थी। इसका लक्ष्य याद रखना कि आगामी 4 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार हेतु प्रशिक्षित करना। ठीक, और देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो आपको मालूम ही होगी, 22 जनवरी 2015 को आई थी। कब आई थी? 22 जनवरी 2015 को आई थी। हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट की गई जागरूकता कार्यक्रम। क्या था इसमें? लिंग आधारित भेदभाव समाप्त करना। क्या करना? लिंग आधारित भेदभाव समाप्त करना। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाना। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाना। आगे देखिए, प्रारंभ में इसको सबसे कम लिंगानुपात वाले 100 जिलों में लागू किया गया। जहां सबसे कम लिंगानुपात था, ऐसे 100 जिलों को चिन्हित किया गया और उसमें ये इस योजना को लागू किया गया। वर्तमान में संपूर्ण देश में लागू है। 3 मंत्रालय द्वारा संयुक्त संचालित की जाती है। ये मंत्रालय याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा बताइए कौन सा मंत्रालय इस योजना के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ये 3 मंत्रालय के नाम याद रखना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो ये आपको मंत्रालय याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये 3 मंत्रालय के नाम याद रखना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। कब आई थी? 22 जनवरी 2015 को आई थी। कहाँ से आई थी? हरियाणा के पानीपत से। क्या कार्यक्रम था इसका? लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने तो आवश्यक कदम उठाना। ठीक है, ये सबसे पहले 100 जिलों में लागू की गई जहाँ सबसे कम लिंगानुपात था। ठीक है, आगे देखिए, दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना कब आई थी? 1 अप्रैल 2019 को आई थी। उसी की उत्तरवर्ती योजना कौन सी है? तो दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। कौन सी आई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना में? स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 2099 वाली। ठीक है, और देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 3 जून 2011 को। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, ये क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 3 जून 2011 को। फिर देखिए इसमें क्या चेंज किया गया? दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। कब? मार्च 2015 में। मार्च 2015 में।
लक्ष्य क्या है? 7 करोड़ ग्रामीण परिवारों की आजीविका में सुधार किया जाए, ठीक है। इसमें केंद्र और राज्य का क्या हिस्सा है आपको याद रखना है। सेंटर का 75% है, वहीं स्टेट का 25% है, और जो सिक्किम प्लस नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनमें 90-10 का रेशियो है। इस रेशियो को याद रखना दोस्तों, ठीक। आइए अब आगे चलते हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण क्षेत्र में लागू है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। इसमें क्या है, इसमें देखिए आपको याद रखना कि इसकी शुरुआत 20 नवंबर 2016 को हुई थी। कब हुई थी? 20 नवंबर 2016 को हुई थी। लक्ष्य क्या है? 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना। मैदानी क्षेत्र में 1,20,000 प्रति यूनिट, वहीं पहाड़ी क्षेत्र में 1,30,000 प्रति यूनिट, याद रखना, ठीक। इसमें और लाभ क्या मिल सकता है? 70,000 तक की ऋण लेने की सुविधा भी है कितने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। आकार क्या होगा? 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है, क्योंकि ये अपडेट कर दिया है। जो 20 वर्ग मीटर था दोस्तों, अब हो गया 25 वर्ग मीटर। आपको 25 वर्ग मीटर याद रखना है, ठीक। आगे देखिए वित्तीय सहायता केंद्र प्लस स्टेट से क्या है? 60-40 का रेशियो है। कितना? 60-40 का मैदानी क्षेत्र में, वहीं पहाड़ी क्षेत्र में 90-10 का रेशियो है। किसमें? पहाड़ी क्षेत्र में 90-10 का रेशियो है। बजट 2023-24 में आवंटित राशि कितनी है? तो 79,600 करोड़ रुपए। कितने हैं? 79,600 करोड़ रुपए। आगे देखिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। कब आई थी? 29 अक्टूबर 2021 को आई थी। कब आई थी? 29 अक्टूबर 2021 को आई थी, याद रखना, 29 अक्टूबर 2021 को आई थी। उद्देश्य क्या था? असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत कामगारों को सुरक्षा प्रदान करना। असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आई थी। कामगार की दुर्घटना, बस मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में अधिकतम 2 लाख रुपए की राशि प्रदान करना, वो भी 6 श्रेणियों में दी जाएगी। कितनी? 6 श्रेणियों में 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। राशि जो होगी वो राज्य सरकार वहन करेगी, ठीक है। आगे देखिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। कब आई थी ये आई थी 29 अक्टूबर 2021 को। कब आई थी? 29 अक्टूबर 2021 को। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत कामगार व उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की निःशुल्क सुविधा देना। कैसे देना? 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की निःशुल्क सुविधा देना, ठीक है। किसमें? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में। कब आई थी? 29 अक्टूबर 2021 को आई थी, याद रखना। उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा बोर्ड द्वारा स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज सांची के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको ये भी मालूम होना चाहिए इस योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? सांची के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ये कब आई थी? 22 जुलाई 2021 को आई थी। 22 जुलाई 2021 को आई थी। कोविड-19 महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण हेतु शिक्षा व सुरक्षा प्रदान करना। किस योजना के अंतर्गत? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए स्वच्छ भारत अभियान, ये तो आपको मालूम ही होगा और अच्छे से आप इसको देखिएगा। स्वच्छ भारत अभियान क्या है? ये 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। कौन सा? स्वच्छ भारत अभियान। लक्ष्य क्या है? गांधी जी की 150वीं जयंती पर, कौन सी जयंती पर? गांधी जी की 150वीं जयंती पर संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना, जो कि 2 अक्टूबर 2019 तक। कब तक? 2 अक्टूबर 2019 तक, यानी कि स्वच्छ संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाने के लक्ष्य कहाँ से कहाँ था? तो 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक, ठीक है। इसका द्वितीय चरण भी याद रखना। द्वितीय 140,881 करोड़ रुपए का व्यय का प्रावधान है। किसमें? द्वितीय चरण में। आपको याद रखना है किसने? 140,881 करोड़, ये रुपए एकदम याद रखना। यही आपसे पूछे जाएंगे कि बताइए द्वितीय चरण में स्वच्छ भारत अभियान के तहत कितने पैसे का प्रावधान किया गया? तो 140,881 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो कि 2020-21 से 24-25 तक लागू होगा। कितने तक? 2020-21 से 2024-25 तक लागू करना है। कितना पैसा? 140,881 करोड़, इतने ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। देखिए आगे इसमें क्या है, उद्देश्य क्या है? खुले में शौच को पूरी तरह से समाप्त करना। जो खुले में शौच होती है उसको पूरी तरह से समाप्त करना किसका उद्देश्य है? स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य है, ठीक है। 2 अक्टूबर
19 तक स्वच्छता कवरेज 100%। कितना? 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छता कवरेज 100%। वहीं 2 अक्टूबर 2014 तक कितना था? 39% था। 2014 तक कितना था? 39% था। ये कंपैरिजन आपसे बूझी जा सकती है, क्योंकि सरकार की इसमें तारीफ होती है। आपको देखना पड़ेगा, ये बताएंगे कि 2014 तक कितना स्वच्छता परसेंट था? 39% था। अब देखिए स्वच्छता परसेंट कितना हो गया 2019 तक? तो 100% हो गया। ये आपको ना ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। और देखिए 2 अक्टूबर 2019 तक 10.28 करोड़ शौचालय बनाए गए। ये भी याद रखना कि 2 अक्टूबर 2019 तक शौचालयों का निर्माण कितना हुआ था? तो 10.28 करोड़। कितने? 10.28 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। वहीं देखिए 2 अक्टूबर 2019 तक भारत के सभी जिलों ने 2 अक्टूबर 2019 तक भारत के सभी जिलों ने स्वयं को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया। क्या कर दिया? खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया। किन्होंने? भारत के सभी जिलों ने, याद रखना। और देखिए सफलता का श्रेय क्या है? सफलता का श्रेय ये 4 मॉडल याद रखना, 4P मॉडल याद रखना। यहीं से क्वेश्चन बनेगा। बताइए स्वच्छ भारत अभियान में जो सफलता के 4 मॉडल है, उनमें कौन सा मॉडल नहीं आता है? आपको मालूम होना चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप, क्या चीज़? पॉलिटिकल लीडरशिप, पब्लिक फाइनेंस, पार्टनरशिप प्रोग्राम, और भाई देखिए पीपल पार्टिसिपेशन। ये आपको ना ये 4P याद रखने हैं। पॉलिटिकल, पब्लिक, पार्टनरशिप, पीपल्स, याद रखना दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। और देखिए 2011 की जनगणना में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज कितना था? 33%। ठीक है, कितना है? 33%। 2011 की जनगणना में थे। तो वहीं 2 अक्टूबर 2014 तक कितना रहा? 39%। फिर 2 अक्टूबर 2019 तक कितना हो गया? 100%, याद रखना। और देखिए इसमें क्या है, इसके इतिहास के बारे में आपको कुछ मालूम होने चाहिए। स्वच्छता कार्यक्रम का इतिहास क्या रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना में, और प्रथम स्वच्छता कार्यक्रम। तो स्वच्छता कार्यक्रम आज की देन नहीं है। स्वच्छता कार्यक्रम प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1951 से 1956 के दौरान। यानी कि स्वच्छता कार्यक्रम का इतिहास जो है ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया था। और देखिए ये सन याद रखना, 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम आरंभ हुआ था। कब हुआ था केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम? कब आरंभ हुआ? आपसे पूछा जाएगा। तो 1986 में हुआ था। ग्रामीण स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सुधार, ग्रामीण स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सुधार, महिलाओं की प्राइवेसी, निजता का सम्मान, 1999 में संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम लागू किया गया। क्या गया? 1999 में संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम लागू किया। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। लोगों को जागरूक करना व सहभागिता बढ़ाने में, ठीक है, सूचना संचार व तकनीकी का प्रयोग किया जाए। तो आपको बस यहाँ से ये पॉइंट्स याद रखना है कि स्वच्छता कार्यक्रम जो है, इसका इतिहास प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम आरंभ हुआ था। ये याद रखना, सन 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। और 1999 में क्या? 1999 में संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम लागू किया गया। याद रखना दोस्तों। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए लक्ष्य कार्यक्रम, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि लक्ष्य कार्यक्रम कब आया था। आपको याद होना चाहिए 11 दिसंबर 2017 को आया था। कब आया था? 11 दिसंबर 2017 को आया था। क्या आया था? लक्ष्य कार्यक्रम आया था। मंत्रालय क्या है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। देश क्या है? लक्ष्य है कि मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। ठीक है, मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। प्रसूति में माता की देखभाल की व्यवस्था में सुधार करना। प्रसूति में माता की देखभाल की व्यवस्था में सुधार करना। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं को सम्मानपूर्वक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना। ये याद रखना दोस्तों कि लक्ष्य कार्यक्रम कब आया था? 11 दिसंबर 2017 को आया था। आगे देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। कौन सा मिशन? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ये आपको मालूम होगा 2005 में आया था। कब आया था? वर्ष 2005 में आया था। किसके अंतर्गत आता है? ये मंत्रालय कौन सा है इसका? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इसका भी सेम मंत्रालय था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन चलाया गया था। कब चलाया गया? 2005 में चलाया गया था। ठीक है, याद रखना। अब आगे देखिए ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है। ऊपर क्या था? ऊपर था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था, वो आया था 2005 में। और ये कब आया? ये तो आया 2 अक्टूबर 2007 को। कब आया? 2 अक्टूबर 2007 को आया। क्या आया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आई है। ये लागू कब से हुई? 1 अप्रैल 2008 से। ये लागू कब से हुई? 1 अप्रैल 2008 से। और शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2007 से। लाभार्थी इसके कौन है? असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक व उनके परिवार। ठीक है, इसमें परिवार को कितने रुपए मिलेंगे? 3000 रुपये प्रति परिवार। कितने? 3000 रुपये प्रति परिवार। किसमें? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में। कब स्टार्ट हुई थी? 2 अक्टूबर 2007 को। लागू कब से हुई है? 1 अप्रैल 2008 से। ठीक है, इसके लाभार्थी याद रखना और रुपया याद रखना। कितना है? 3000 रुपया। आगे देखिए
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 31 जुलाई 2016 को आया था। कब आया है? 31 जुलाई 2016 को आया था, याद रखना। आगे देखिए, मन की बात के कार्यक्रम में इसकी शुरुआत हुई थी। तो मन की बात कार्यक्रम में शुरुआत की गई थी किसकी? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की। ठीक है, इसमें क्या है? प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य की देखभाल करना। क्या करना? प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य की देखभाल करना। प्रत्येक महीने की 9वीं तारीख को, ये तारीख याद रखना, प्रत्येक महीने की 9वीं तारीख को प्रसव पूर्व परीक्षण ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर व्यवस्था है इसकी। ठीक है, सेवा प्रदान की जाएगी। किसमें? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में। दूसरी व तीसरी तिमाही में सभी गर्भवती महिलाओं की कम से कम एक जांच सुनिश्चित कराना। कितनी? एक जांच सुनिश्चित कराना। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2017 से, याद रखना, 1 जनवरी 2017 से। इसका मंत्रालय कौन सा है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। कौन सी? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। कब आई थी? 1 जनवरी 2017 को आई थी। इसका उद्देश्य याद रखना, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल, नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से उनमें शिशुओं में कुपोषण की प्रभाव को कम करना। पहले शिशु के जन्म पर कुल 6,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। कितनी मिलेगी? पहले शिशु के जन्म पर कुल 6,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। और ये कितने मिलेगी? 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी। कितने? 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी। ठीक है, याद रखना दोस्तों। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब आई थी? 1 जनवरी 2017 को आई थी। 1 जनवरी 2017 को आई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। गर्भवती महिला व स्तनपान कराने वाली महिलाओं की स्वास्थ्य की देखभाल करना। नकदी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी इसमें। पहले शिशु के जन्म पर 6,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, वो भी 3 किस्तों में दी जाएगी। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए फ्रेंड्स, स्टैंड अप इंडिया। कौन सी इंडिया? स्टैंड अप इंडिया योजना। ये कब आई थी? 5 अप्रैल 2016 को आई थी। कब आई थी? 5 अप्रैल 2016 को आई थी। याद रखना, 5 अप्रैल 2016 को आई थी। महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। किसको देना? उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु आई थी। कौन सी? स्टैंड अप इंडिया योजना आई थी। द्वितीय क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में, ठीक है भाई, सेवा क्षेत्र में, कृषि का वाणिज्यीकरण में। इसमें क्या था दोस्तों? इसमें आपको याद रखना है कि 5 अप्रैल 2023 को, कब? 5 अप्रैल 2023 को इस योजना ने 7 वर्ष पूरे किए हैं। यानी कि 2023 में, 5 अप्रैल 2023 में इस योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं? 7 वर्ष पूरे किए हैं। और 5 अप्रैल 2024 को 8 वर्ष इसके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना। और देखिए, इस योजना का विस्तार 2025 तक कर दिया गया है। इस योजना का विस्तार कब तक कर दिया? 2025 तक कर दिया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये योजना आपके साथ रहने वाली है 2025 तक। तो ये आपको याद रखनी है। ये कब आई थी? स्टैंड अप इंडिया योजना आई थी 5 अप्रैल 2016 को। ठीक है, और इसका विस्तार हो गया 2025 तक। क्यों आई थी? महिलाओं को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु आई थी। कौन सी योजना? स्टैंड अप इंडिया योजना आई थी। ठीक है, और देखिए 21 मार्च 2023 को 40,170 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। किसमें? स्टैंड अप इंडिया योजना में। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना ये कब आई थी? ये आई थी 25 नवंबर 2022 को। ये कब आई थी? 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। जी, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। 5 वर्ष की अवधि के लिए क्रियान्वित की जाएगी। कुटीर उद्योग, हैंडलूम इंडस्ट्री, हथकरघा उद्योग, बुनकरों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहायता राशि, हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए बुनकर हैं उनको उत्तर प्रदेश द्वारा सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, पावर प्लांट कुल लागत इसका 50% सरकार देगी और SC ST को देगी 75% ग्रांट्स। कितना मिलेगा? SC ST अगर कोई वर्ग लगाता है तो उसके लिए 75% है। तो आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना कब आई थी? 25 नवंबर 2022 को आई थी। कब आई थी? 25 नवंबर 2022 को आई थी। आगे देखिए, PM श्री योजना। कौन सी योजना? PM श्री योजना। कब आई थी PM श्री योजना? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2022 को हुई थी, शिक्षक दिवस के अवसर पर हुई थी। कब हुई थी? 5 सितंबर 2022 को। 5 सितंबर को क्या होता है? शिक्षक दिवस होता है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत 14,000 स्कूलों का डेवलपमेंट किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 14,000 स्कूलों का क्या किया जाएगा? डेवलपमेंट किया जाएगा।
आधुनिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, इंटरेक्टिव एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन, टॉयलेट की व्यवस्था, स्वच्छता पर ध्यान रखना। तो आपको याद रखना कि पीएम श्री योजना कब आई थी? 5 सितंबर 2022 को आई थी। किसके अवसर पर? शिक्षक दिवस के अवसर पर आई थी। इस योजना के अंतर्गत 14,000 स्कूलों का डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। उसमें आधुनिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, इंटरेक्टिव एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन करना, टॉयलेट की व्यवस्था करना, स्वच्छता पर ध्यान रखना, ये सब पीएम श्री योजना के अंतर्गत कार्य किए जाएंगे। आगे देखिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। आदि से मतलब आदिवासी, आज से मतलब आदिवासी। ये कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी अगस्त 2022 को। कब? अगस्त 2022 को। जनजातीय लोगों को एकीकृत समाज विकास करना, सामाजिक विकास करना, एकीकृत सामाजिक विकास करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। किसको? आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। मंत्रालय क्या? जनजातीय कार्य मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है? जनजातीय कार्य मंत्रालय है। इम्प्लीमेंट इसका 2021-22 से 2025-26 तक लागू होगा। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। अगस्त 2022 से स्टार्ट हुई है और ये जनजातीय लोगों को एकीकृत सामाजिक विकास करना, जनजातीय लोगों का एकीकृत सामाजिक विकास करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आई थी। मंत्रालय इसका जनजातीय कार्य मंत्रालय है और 2021 से 26 तक लागू रहेगी। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये कब आई थी? 1 दिसंबर 2018 को। कब? 1 दिसंबर 2018 को। औपचारिक शुरुआत इसकी 24 फरवरी 2019 को। औपचारिक शुरुआत इसकी 24 फरवरी 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। कहाँ से की गई? गोरखपुर से की थी। कहाँ से की गई? गोरखपुर से की गई थी। लाभार्थी कौन होगा? किसान का परिवार। 1 साल में 3 किस्तें मिलेंगी। 1 साल में 3 किस्तें और 3 किस्तों में 2,000 रुपये करके इसका लाभ मिलेगा। कुल रुपये 6,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? कुल रुपये 6,000 मिलेगा। प्रत्येक जो किस्त आएगी वो 4 महीने के बाद आएगी, ठीक है। 2023-24 के बजट में इस योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए का धनराशि की आवंटित की गई। जी आप याद रखना कि 2023-24 के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कितने करोड़ की धनराशि आवंटित की गई? तो 60,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई। ये पैसा याद रखना दोस्तों, ठीक है। और देख तो आपको बस यहाँ से यही याद रखना कि 1 दिसंबर 2018 को आई थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, औपचारिक शुरुआत हुई थी, वह 24 फरवरी 2019 को हुई थी। कहाँ से हुई थी? गोरखपुर से हुई थी। ये भी याद रखना प्रधानमंत्री जी ने की थी, ठीक है। और इसका लाभार्थी जो होगा किसान का परिवार होगा। 1 साल में 3 किस्तें मिलेंगी, ठीक है। और 2,000 रुपये कर करके दिए जाएंगे। 6,000 रुपये कुल राशि मिलेगी, ठीक है। और प्रत्येक 4 माह बाद एक किस्त दी जाएगी, ठीक। आगे देखिए प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। ये कब आई थी? 31 मई 2019 को आई थी। ये कब आई थी? 31 मई 2019 को आई थी। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अपने दूसरे कार्यकाल के प्रथम मंत्रिमंडल बैठक में स्वीकृति दी गई थी। अपने दूसरे कार्यकाल में प्रथम मंत्रिमंडल बैठक में स्वीकृति दी गई थी 31 मई 2019 को। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। योजना के लाभार्थी किसान होंगे। कौन होंगे? लाभार्थी किसान होंगे और जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष होगी। कितनी होगी? इनकी आयु 18 से 40 वर्ष होगी, ठीक है। याद रखना जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष होगी। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर, कितनी? 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर न्यूनतम 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। न्यूनतम 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। किसमें? प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। कब आई थी? 31 मई 2019 को आई थी, ठीक है। याद रखना। आगे देखिए जल जीवन मिशन। कौन सा मिशन? जल जीवन मिशन। हर घर जल 2024 तक सुनिश्चित करना। हर घर जल 2024 तक सुनिश्चित करना। स्टार्ट हुई थी 15 अगस्त 2019 को। प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ किया था 15 अगस्त 2019 को, ठीक है। पाइपलाइन के माध्यम से सभी ग्रामीण घरों में 2024 तक स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना। आगे देखिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। किसान संपदा योजना, इसकी संपदा की फुल फॉर्म याद रखना कि क्या है संपदा इसमें, ठीक है। स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग क्लस्टर। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 26 मई 2017 को की गई थी। कब की गई थी? 26 मई 2017 को की गई थी। वर्तमान में यह योजना पीएम किसान संपदा योजना के नाम से जानी जाती है। पीएम किसान संपदा योजना के नाम से जानी जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? खेत से लेकर
खुदरा बिक्री केंद्र तक आधुनिक अवसंरचना का विकास करना। क्या करना? आधुनिक अवसंरचना का विकास करना। फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना। किसको? फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना। किसानों की उपज का बेहतर मूल्य मिले, किसानों की आयु दुगनी हो, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि हो। ठीक है, कृषि उपज की बर्बादी में कमी हो। 2023-24 बजट में 938 करोड़ रुपए का आवंटन है। किस योजना में? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में। कितना करोड़ आवंटन है? 938 करोड़ रुपए का आवंटन है। तो आपको याद रखना, ये कब आई थी? 26 मई 2017 को आई थी। ठीक है, 26 मई 2017 को आई थी। और इसके उद्देश्य याद रखना, खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्र तक आधुनिक अवसंरचना का विकास करना, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना, किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले, किसानों की आयु दुगनी हो, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि हो, कृषि उपज में बर्बादी होती उसकी कमी हो। ठीक है, ये याद रखना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के उद्देश्य हैं और आपको इसकी डेट याद रखनी है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। गंगा ग्राम योजना, कौन सी योजना? गंगा ग्राम योजना। ये कब आई थी? ये दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका शुभारंभ किया गया था। किसका? गंगा ग्राम योजना का। कहाँ से? दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका शुभारंभ किया गया था। इसकी शुरुआत 23 दिसंबर 2017 को हुई थी। कब हुई थी? 23 दिसंबर 2017 को हुई थी। किसकी? गंगा ग्राम योजना की। गंगा किनारे स्थित 4470 गाँव को स्वच्छता आधारित एकीकृत विकास करना। कैसा करना? स्वच्छता आधारित एकीकृत विकास करना। किनका? जो गंगा किनारे गांव स्थित हैं। ठीक है, गंगा किनारे मोरा गांव हो। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपको बस याद रखना, दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसकी शुरुआत की डेट याद रखना 23 दिसंबर 2017 को। 23 दिसंबर 2017 को गंगा किनारे स्थित 4470 गाँव को स्वच्छता आधारित एकीकृत विकास करना, ठोस तरल वेस्ट मैनेजमेंट का प्रावधान करना, तालाबों और जल संसाधनों का रिनोवेशन करना, जैविक बागवानी करना, किनारे किनारे क्या करना? चिकित्सीय पौधे लगाना, जल संरक्षण परियोजनाएं चलाना। ठीक है, तो ये सब दोस्तों किसके अंतर्गत है? ये है गंगा ग्राम योजना के अंतर्गत। आपको बस इसकी डेट याद रखनी है और इसका उद्देश्य याद रखना है। इसकी डेट है 23 दिसंबर 2017, इसको याद रखना। और इसका उद्देश्य क्या है? गंगा किनारे स्थित 4470 गाँव को स्वच्छता आधारित एकीकृत विकास करना। किसका उद्देश्य? गंगा ग्राम योजना का उद्देश्य। आइए अब आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, सौभाग्य योजना। कौन सा भाग्य? सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना क्यों आई होगी? कि सौभाग्य योजना दोस्तों ये सहज बिजली हर घर योजना है। कौन सी? सहज बिजली हर घर योजना है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है, सौभाग्य योजना का नाम है। कब स्टार्ट हुई थी? 25 सितंबर 2017 को स्टार्ट हुई थी। किसके जन्म दिवस पर स्टार्ट हुई थी? आपसे ये भी पूछा जा सकता, तो आप बताइए दोस्तों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के अवसर पर पीएम द्वारा स्टार्ट की गई। कौन सी? सौभाग्य योजना। कब स्टार्ट की? 2017 को स्टार्ट की गई थी। इसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। ठीक है, और देखिए इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण करना। कैसा करना? जो ग्रामीण है और जो शहरी है उन सभी घरों का विद्युतीकरण करना। किसका ये उद्देश्य था? ये सौभाग्य योजना का उद्देश्य। और देखिए बीपीएल परिवार को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देना। कैसा देना? जो बीपीएल परिवार है उनको निःशुल्क बिजली कनेक्शन देना, ये भी याद रखना। ठीक है, और अन्य परिवारों को क्या देना? 500 रुपए के शुल्क के साथ कनेक्शन देना। जो अन्य परिवार है बीपीएल परिवार को छोड़ के उन पे 500 रुपए लेना, फिर उनको कनेक्शन देना। ठीक है, लक्ष्य क्या था? 3 करोड़ घरों का विद्युतीकरण करना। कितने? 3 करोड़ घरों का विद्युतीकरण है। किस योजना का लक्ष्य था? सौभाग्य योजना का लक्ष्य था। संचालन कौन करता? आपको ये भी याद होना चाहिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो सबको मालूम है, आपको भी मालूम होना चाहिए। 28 अगस्त 2014 को आई थी। कब आई थी? 28 अगस्त 2014 को आई थी। दोस्तों याद रखना, आदर्श वाक्य क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। इसका आदर्श वाक्य क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। उद्देश्य क्या है? वंचित वर्गों को वित्तीय समावेशन। वंचित वर्गों को वित्तीय समावेशन किसका उद्देश्य? जनधन योजना का उद्देश्य। रुपए डेबिट कार्ड प्लस 1 लाख का दुर्घटना बीमा कवरेज देना। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ये कब आई थी? 9 मई 2015 को आई थी। कब आई थी? 9 मई 2015 को आई थी। इसका लक्ष्य क्या था? जीवन बीमा को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक मदद प्रदान करने हेतु
इसकी पात्रता आपको याद करनी पड़ेगी 18 से 50 वर्ष तक। कितनी? 18 से 50 वर्ष तक। किसमें? जीवन ज्योति योजना में। जीवन की ज्योति कब तक रहेगी? 18 से 50 वर्ष तक रहेगी, ठीक है। इतनी पात्रता वाले व्यक्ति इसमें लाभ लेंगे, ठीक है। प्रीमियम इसका 230 रुपये था, ठीक है दोस्तों, 230 रुपये था। 1 जून 2022 से बढ़कर इसका 436 रुपये कर दिया गया। कितना? 1 जून 2022 से बढ़कर इसका 436 रुपये कर दिए गए। आपको बस यही याद रखना। कितना हो गया? 436 रुपये हो गया, ठीक है। कवरेज देखिए दोस्तों 2 लाख रुपए, ठीक है। कवरेज कितना है? 2 लाख रुपए। आपको यहाँ से कितना याद रखना? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना कब लागू की गई? आपको याद रखना दोस्तों 9 मई 2015 याद रखना, डायरेक्ट याद रखना। और लक्ष्य इसका क्या था? जीवन बीमा को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक मदद प्रदान करना, ठीक है। पात्रता इसमें 18 से 50 जरूर याद रखना, ठीक है। पात्रता इसमें 18 से 50 जरूर याद रखना। इसका प्रीमियम 436 याद रखना। कितना? 436 याद रखना। और कवरेज इसमें 2 लाख रुपए है। कितना? कवरेज इसमें 2 लाख रुपए है, ठीक। इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, ठीक है। इतने से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा और आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब देखिए दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ऊपर क्या थी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। अब ये दोस्तों है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। इसको याद इसको देखिए, ये भी 9 अगस्त 2015 को आई थी। यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना भी 9 मई 2015 को आई थी और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी 9 मई 2015 को आई थी। याद रखना, दोनों एक साथ याद रखना। ये दोस्तों कहाँ से स्टार्ट कीजिए? कलकत्ता से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से? कलकत्ता से प्रारंभ हुई। कौन सी? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है? गरीब वर्ग के लोगों को बीमा योजना का लाभ दिया जाए। किनको? जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको लाभ दिया जाए। किसके तहत? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत। इसकी अवधि क्या है? 1 वर्ष, यानी कि 1 जून से 31 मई तक। याद रखनी 18 से 70 वर्ष इसकी आयु याद रखनी, ठीक है। इसकी भी याद रखनी, यानी कि सुरक्षा बीमा योजना, यानी कि सुरक्षा मिलेगी आपको 70 वर्ष तक और जीवन ज्योति रहेगी आपकी 50 वर्ष तक, ठीक है। इसका प्रीमियम दोस्तों 12 रुपए है। कितना? इसका प्रीमियम 12 रुपए था, है नहीं? हाँ। अब कितना हो गया? 1 जून 2022 से 20 रुपए देना पड़ेगा। कितना? 20 रुपए आपको प्रीमियम राशि देनी पड़ेगी। किसके तहत? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तभी सुरक्षा मिलेगी 18 से 70 वर्ष तक, ठीक है। और 9 मई 2015 को आई थी कलकत्ता से। किसके लिए आई थी? गरीब वर्ग के लोगों को बीमा योजना का लाभ देना, ठीक है। ये भी याद रखना। मृत्यु या पूर्ण अपंगता 2 लाख रुपए, ठीक है। और आंशिक है तो 1 लाख रुपए। उन्नत ज्योति वाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। बचत लैंप योजना के स्थान पर इस योजना के प्रारंभ किया गया। उजाला योजना किस योजना की? इस योजना के स्थान पर आई थी। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि उजाला योजना है वो किस योजना के स्थान पर आई थी? ये बचत लैंप योजना के स्थान पर आई है। किसके योजना के स्थान? बचत लैंप योजना के स्थान पर आई है। इसकी डेट याद रखना कि मोदी जी ने 1 मई 2015 से स्टार्ट की है। कब? 1 मई 2015 से। कम मूल्य पर एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य भी याद रखना, कम मूल्य पर एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे जिससे बचत होगी। क्या होगी? जिससे बिजली की बचत होगी। 1 साल के भीतर 9 करोड़ एलईडी बल्ब बिक्री हुई है। कितनी? 1 साल के भीतर 9 करोड़ एलईडी बल्ब की बिक्री हुई है। इससे 550 करोड़ रुपए की बचत हुई है। उजाला योजना से क्या याद रखना है? इसकी फुल फॉर्म याद रखना, उन्नत ज्योति वाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। उसके बाद में बचत लैंप योजना के स्थान पर आई थी। कौन सी? उजाला योजना, ठीक है। और ये मोदी जी ने 1 मई 2015 को स्टार्ट की थी। उन्होंने मोदी जी ने 1 मई 2015 को स्टार्ट की थी। कम मूल्य पर एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे जिससे क्या होगा? बिजली की बचत होगी। जिससे क्या होगा? बिजली की बचत होगी। 1 साल के भीतर 9 करोड़ एलईडी बल्ब की बिक्री हुई है। इससे 550 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इससे 550 करोड़ रुपए की बचत हुई है। दोस्तों याद रखना, ठीक है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए पैसा एक्ट 1996 में आया था। आपको बस इसकी डेट याद रखना है, एग्जैक्ट डेट था 24 दिसंबर 1996 को आया था। क्या आया था? पैसा एक्ट आया था, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, ठीक है। ये भी याद रखना, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, इसको याद रखना। ये 24 दिसंबर 1996 को आया था। आगे देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, आपको मालूम होगा 92-93। कौन सा? 92-93, ठीक है। और जो पैसा एक्ट आया था 1996 वाला, कौन सी समिति पर आया था? ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कौन सी समिति पर आया? तो भूरिया समिति याद रखना। कौन सी? भूरिया समिति, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा भूरिया समिति की सिफारिश के आधार पर, ठीक। ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 92-93 के तहत, ठीक है। और देखिए अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र प्रासंगिकता समिति, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र प्रासंगिकता समिति 243 एम में ये आर्टिकल याद रखना, 243 एम
किसी ऊपर स्तर का कोई दबाव ना हो, ठीक है, किसी ऊपर स्तर का कोई दबाव ना हो। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जिसमें 10 राज्य में लागू होगी। अभी ये 10 राज्य देखेंगे। आवश्यकता है कि अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों को ग्राम सभाओं के माध्यम से पंचायत प्रणाली से जोड़ा जाए। आवश्यकता क्या है? जो अनुसूचित क्षेत्र के निवासी हैं उनको ग्राम सभाओं के माध्यम से पंचायत प्रणाली से जोड़ा जाए, स्थानीय स्वशासन का विकास होगा, ठीक है, वास्तविकता में तभी लागू होगी। आगे देखिए प्रावधान का है, ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार प्रदान किए जाएँ। क्या किए जाए? ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार प्रदान किए जाएँ। कोई उच्च स्तर ग्राम सभा के अधिकारों को सीमित ना कर सका, ठीक है, कोई उच्च स्तर ग्राम सभा के अधिकारों को सीमित नहीं कर सकता, ये भी ध्यान रखना, ठीक। पेशा एक्ट आदिवासी कानून की नींव कहा जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए आदिवासी कानून की नींव किसे कहते हैं? तो याद रखना दोस्तों, पेशा एक्ट को कहते हैं। पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पांचवी अनुसूची में जो 10 राज्य हैं, इन 10 राज्यों के नाम याद रखना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और झारखंड, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, इनको ना याद रखना। ये पांचवी अनुसूची में आने वाले 10 राज्य एक बार फिर देखिए, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। आइए अब आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश निराश्रित विधवा पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश निराश्रित विधवा पेंशन योजना, ये 2015-16 में आई थी। कब आई थी? 2015-16 में आई थी। आपको ये याद रखना, ठीक है, ये डेट याद रखना आप लोग, ठीक। और देखिए इसका मंत्रालय भी आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश निराश्रित विधवा पेंशन योजना का मंत्रालय कौन सा है। देखिए उत्तर प्रदेश निराश्रित विधवा पेंशन मतलब ये महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो यानी कि महिला, किसकी? महिला एवं बाल विकास विभाग है इसका। कौन सा मंत्रालय है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। वहीं लाभार्थी कौन होंगे? निराश्रित महिलाएं और विधवा महिलाएं, ठीक, ये योजना के लाभार्थी होंगे। अच्छा, लाभ कितना मिलेगा? 1,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। कितना? 1,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित विधवा महिला योजना की लाभार्थी, ठीक है। और 4 किस्त में ये वैसा मिलेगा कि वो मई से, फिर जुलाई से, फिर अक्टूबर, नवंबर, जनवरी तक, और फिर जनवरी से फरवरी, मार्च तक, जनवरी से फरवरी, मार्च तक। यानी कि आपको याद रखना है इसमें जो पैसा आएगा वो 4 किस्त जारी होंगी। कितनी किस्तें? 4 किस्तें जारी होंगी। तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है? उत्तर प्रदेश निराश्रित विधवा पेंशन योजना कब आई थी? आपको मालूम होना चाहिए, ये 2015-16 में आई थी। कब आई थी? 2015-16 में आई थी। इसका मंत्रालय कौन सा? इसका मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन सा है? महिला एवं बाल विकास। और देखिए लाभार्थी निराश्रित महिलाएं एवं विधवा महिलाएं, इसमें लाभ मिलेगा 1,000 रुपये प्रति माह। कितना? 1,000 रुपया प्रति माह मिलेगा, ठीक है। और ये पैसा 4 किस्तों में जारी होगा। कितना? 4 किस्तों में जारी होगा, याद रखना। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश वृद्धा अवस्था पेंशन योजना, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसका आरंभ वर्ष है 15 अगस्त 1995। कब? 15 अगस्त 1995। ये याद रखना कि उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना कब आई थी? 15 अगस्त 1995 को आई थी। अच्छा, इसका विभाग कौन सा है? समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश। कौन सा विभाग है? समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश। ये विभाग भी याद रखना। और इसके लाभार्थी कौन होंगे? उत्तर प्रदेश के जो वृद्ध व्यक्ति होंगे वो 60 वर्ष प्लस होने चाहिए। कितने? 60 वर्ष प्लस होने चाहिए, वही इसके लाभार्थी होंगे। लाभ कितना मिलेगा? 1,000 रुपये प्रति माह। इनको भी 1,000 रुपया प्रति माह मिलेगा, और वही 4 किस्तें जारी की जाती हैं। कितनी किस्तें जारी की जाती हैं? 4 किस्तें जारी की जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना कब आई थी? इसका आरंभ डेट याद रखना 15 अगस्त 1995 याद रखना, ठीक है। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। वहीं लाभार्थी होंगे उत्तर प्रदेश के वृद्ध व्यक्ति जो 60 वर्ष से प्लस की उम्र के होंगे, ठीक है, 60 वर्ष की प्लस की उम्र को। आपको ना ये उम्र भी याद रखना, स्टेटमेंट में आपसे पूछी जाएगी। और लाभ कितना मिलेगा? 1,000 रुपये प्रति माह, ये जरूर याद रखना। और 4 किस्तों में जारी की जाती है, ये भी याद रखना, ठीक है दोस्तों। आइए अब आगे चलते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना। कौन सी? उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना। इसका आरंभ डेट बताइए। 1 अप्रैल 2019 इसकी आरंभ डेट है, 1 अप्रैल 2019। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। ये विभाग कौन सा? इसका मंत्रालय कौन सा? ये जरूर याद रखना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। लाभार्थी कौन होंगे? बीपीएल परिवार की पुत्रियां, मतलब बीपीएल परिवार की बेटियां लाभार्थी होंगी, क्योंकि कन्या सुमंगला योजना की बात की जा रही। प्रत्येक परिवार से 2 पुत्री। कितनी? प्रत्येक परिवार से 2 पुत्री। ये भी याद रखना कि हर परिवार से कितनी पुत्री होंगी इसमें?
प्रत्येक परिवार से 2 पुत्री, ठीक है, और बीपीएल परिवार की पुत्रियां होंगी। उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत लाभ कितना मिलेगा? 25,000 रुपये प्रतिमाह, याद रखना, ठीक है दोस्तों, कितना याद रखना? 25,000 रुपये प्रतिमाह। ठीक, जो 25,000 रुपये मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा आपको ये भी मालूम होना चाहिए। बालिका के जन्म पर 2,000 रुपया, जैसे जो 15,000 मिलता था उसमें 2,000 था, मगर अब 25,000 मिलता है तो उसमें अब कितना मिलेगा? 5,000 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा? 5,000 मिलेगा। वहीं देखिए 1 वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण पर, जब 1 वर्ष की हो जाएगी बच्ची तब उसका पूर्ण टीकाकरण होगा। उस टाइम पे जब जब उसको 15,000 रुपये मिलते थे तब उसको 1,000 रुपये मिलते थे, मगर अब 25,000 मिलते हैं तो अब 2,000 रुपये हो गए। कितने हो गए? 2,000 रुपये हो गए। इसको याद रखना, ठीक है, आपको ये डाटा याद रखना इधर वाला, ठीक है, इधर वाला, क्योंकि ये 25,000 के अकॉर्डिंग है और ये 15,000 के हिसाब से, ठीक है। फिर देखिए क्लास 1 में 3,000 रुपया, ठीक है, क्लास 6 में फिर 3,000 रुपया और क्लास 9th में कितना? 5,000 रुपया, यानी जन्म पर 5,000 रुपया और क्लास 9th में 5,000 रुपया। फिर देखिए 10th 12th स्नातक पर कितने? 7,000 रुपया। 10th 12th स्नातक या पीजी पर 7,000 रुपया। इधर वाला 15,000 हो गया, इधर वाला 25,000 हो गया। तो आपको अब ये डाटा याद रखना, कौन सा? 25,000 वाला, कौन? ठीक, आपको 25,000 वाला डाटा याद रखना है। आइए अब आगे चलते हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना, कौन सी? उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना, ये कब आरंभ हुई थी? ये हुई थी वर्ष 2016 में। कब? वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना। इसका विभाग क्या है? समाज कल्याण विभाग। उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है। भाई दिव्यांगजन की बात की जा रही है तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कौन सा है? समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश। इसने कौन सी योजना स्टार्ट की थी? उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना। कब स्टार्ट की थी? 2016 में स्टार्ट की। कब स्टार्ट की थी? 2016 में स्टार्ट की थी। इसमें लाभ कितना मिलेगा? इसमें लाभ मिलेगा 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति। कितना? 1,000 रुपया प्रति व्यक्ति। दिव्यांग पेंशन योजना के तहत वही लाभार्थी को 40% से अधिक विकलांगता पर और उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। किसमें? उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के तहत। ठीक, और बीपीएल कार्ड धारक को, कैसे हो? बीपीएल कार्ड धारक को 18 वर्ष की आयु अधिक होनी चाहिए। कितनी? 18 वर्ष से आयु उसकी अधिक होनी चाहिए। तो आपको यहाँ से कितना पॉइंट्स याद रखने? उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत ये स्टार्ट हुई थी 2016 में समाज कल्याण विभाग द्वारा। ये भी याद रखना, लाभार्थी को 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति मिलेगा। वहीं 40% से अधिक विकलांगता पर और उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए। 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए। ये फ्रेंड्स पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि योजनाओं में आपने कहा था डिटेल से कराइए, तो आपको ये योजना याद रखनी है, डिटेल से याद रखनी है, क्योंकि आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाएगा, फिर आपको बताना होगा इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। आइए और आगे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना, किसकी बात की जा रही? उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना, यानी कि शादी में भी अनुदान मिलेगा। उसमें कितना अनुदान मिलेगा देखते हैं। आरंभ वर्ष इसका है 2016-17। आपको ये डेट याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना कब आई थी? 2016-17 में आई थी। मंत्रालय कौन सा था इसका? आपसे मंत्रालय पूछा जाएगा, आप बताना इसका मंत्रालय था कि समाज कल्याण विभाग। कौन सा? समाज कल्याण विभाग। समाज कल्याण विभाग कल्याण करता है किनका? उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के तहत बालकों और बालिकाओं का। आगे देखिए लाभार्थी इसमें लाभ कितना मिलेगा? 20,000 रुपया। कितना लाभ मिलेगा? उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना के तहत लाभ मिलेगा 20,000 रुपया। लाभार्थी होंगे कौन से? सभी जाति और सभी धर्म के लोग। सभी जाति और सभी धर्म के लोग जो बीपीएल कार्ड धारक होंगे। कौन होंगे? जो बीपीएल कार्ड धारक होंगे उनको मिलेगा लाभ। अगर वो ग्रामीण से आते हैं तो 46,480 रुपये वार्षिक से कम होना चाहिए। वहीं अगर वो शहरी से आते हैं तो 56,460 रुपये से कम होना चाहिए वार्षिक। उनको लिए लाभ मिलेगा। आगे देखिए ये लाभ 3 श्रेणियों में मिलेगा। कितनी? ये लाभ 3 श्रेणियों में मिलेगा। सामान्य प्लस SC प्लस ST, वहीं OBC आएंगे श्रेणी में आएंगे अल्पसंख्यक। कौन आएंगे? अल्पसंख्यक। शादी से 90 दिन पूर्व रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा। ये पॉइंट्स आपसे बनेगा। बताइए उत्तर प्रदेश अनुदान योजना के तहत लाभार्थी को अनुदान लेने के लिए कितने दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा? तो आपको बताना होगा उन 90 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कितने? 90 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और देखिए विवाह हेतु 20,000 का अनुदान दिया जाए। कितना? 20,000 का अनुदान दिया जाएगा। एक परिवार केवल 2 पुत्रियों को अनुदान मिलेगा। एक परिवार में केवल 2 पुत्रियों को इसमें लाभ मिलेगा। ठीक है, याद रखना। तो आपको यहाँ से कितना याद रखना? आपको याद रखना कि उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना कब आई? वर्ष 2016-17 में आई थी। ठीक है, और मंत्रालय कौन सा था? समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश। लाभार्थी को 20,000 रुपये मिलेगा। वहीं लाभार्थी होंगे कौन से?
सभी जाति और धर्म के लोग जो बीपीएल कार्ड धारक हों भाई, और 3 श्रेणियों में मिलेगा। और ये लाभ प्राप्त करने के लिए 90 दिन पूर्व रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, यानी कि 3 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और देखिए, विवाह हेतु 20,000 का अनुदान दिया जाए। कितना? 20,000 का अनुदान दिया जाएगा। एक परिवार में केवल 2 पुत्रियों को मिलेगा। कितना? एक परिवार में केवल 2 पुत्रियों को मिलेगा। आगे देखिए दोस्तों, अब देखिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। कम से कम कितने जोड़े होने चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। इसमें कम से कम 10 जोड़े होने चाहिए। कितने? कम से कम 10 जोड़े होने चाहिए। और देखिए, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आई कब थी, तो आपको बताना होगा 2017 में आई थी। कब आई थी? 2017 में आई थी। उसका विभाग कौन सा था? उसका विभाग था समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश। इसमें लाभ किसको मिलेगा? लाभ देखिए, कन्या को कितना मिलेगा? 51,000 रुपए की धनराशि। कितनी? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51,000 रुपए की धनराशि मिलेगी। गृहस्थी की स्थापना के लिए, अगर वो गृहस्थी की स्थापना करे, ठीक है, उसके लिए 35,000 रुपए। कितने? 35,000 रुपए। और विवाह के संस्कार के लिए, जो विवाह की रीतें होती हैं, उसके लिए 10,000 रुपए दोस्तों। और विवाह के आयोजन पर 6,000 रुपए। ठीक है, अब विवाह के आयोजन पर 6,000 रुपए, तो इतना दोस्तों लाभ मिलेगा। तो ये पैसा कितना हो गया दोस्तों? कुल मिला के हो गया 51,000 रुपए। कितना हो गया? 51,000 रुपए हो गए। यानी पात्र कन्या को 51,000 रुपए मिलेंगे। किसके तहत? उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना के तहत। कब आई थी? 2017 में आई थी। कौन विभाग इसको संचालित करा रहा है? उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के तहत ये संचालित की जा रही है। और देखिए दोस्तों, लाभार्थी कौन से होंगे? सभी धर्म संभव, मतलब सभी धर्म के लोग बस बीपीएल कार्ड धारक होने चाहिए। सभी धर्म के लोग बस बीपीएल कार्ड धारक होने चाहिए, उन सबको लाभ मिलेगा। दिव्यांग, निराश्रित, तलाकशुदा विधवा। ठीक है, देखिए सामूहिक विवाह योजना में हमने बताया आपको कम से कम 10 जोड़े होने चाहिए। कितने? न्यूनतम 10 जोड़े होने ही चाहिए, तभी दोस्तों सामूहिक विवाह योजना संपन्न की जाएगी। उसमें लोगों की शादियां कराई जाएंगी। लाभार्थी की वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। और देखिए, इसका वरीयता क्रम देखिए, वरीयता क्रम आपसे पूछा जाएगा। निराश्रित कन्याओं को लाभ मिलेगा, फिर उसके बाद में जो विधवा महिलाएं हैं उनकी पुत्रियों को लाभ मिलेगा, फिर दिव्यांगजन की जो पुत्रियां, दिव्यांग को नहीं दोस्तों, जो दिव्यांग लोग हैं उनकी जो पुत्रियां, उनको लाभ मिलेगा। उसके बाद में दिव्यांग को लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। और वो भी दोस्तों स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। ये क्यों दोस्तों आई? ये किसके लिए आई? ये आई थी टेबलेट एवं स्मार्टफोन वितरण के लिए। कब आई थी? 2021-22 में। एग्जैक्ट डेट भी याद रखना, 25 दिसंबर 2021 को। कब? 25 दिसंबर 2021 याद रखना भाई। लाभार्थी कौन होगा? चयनित छात्र छात्राएं होंगी। कैसे? चयनित छात्र छात्राएं होंगी। विभाग कौन सा होगा? समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश होगा। कौन सा होगा? समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश होगा। याद रखना दोस्तों। आइए अब नेक्स्ट, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ये कब आई थी? ये आई थी 16 फरवरी 2021 को आई थी। कब आई थी? 16 फरवरी 2021 को आई थी। इसका विभाग कौन सा? उत्तर प्रदेश जो है, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, यही है दोस्तों। ठीक है, याद रखना। इसमें दोस्तों लाभार्थी कौन होंगे? इसमें लाभार्थी होंगे आर्थिक रूप से पिछड़े मेधावी छात्र। कैसे छात्र? मेधावी छात्र छात्राओं के लिए सरकारी नौकरी हेतु मुफ्त कोचिंग व्यवस्था है दोस्तों। कौन? किसके तहत? यह है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत। इसमें किस किस टाइप की कोचिंगें मिलेंगी ये भी देखिए दोस्तों। IAS, IPS, IFS, JE, CDS, NDA, पुलिस, CRPF, SSC, GD, मतलब सभी की तैयारी होगी। और देखिए बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, यानी कि किसी को नहीं छोड़ा है ना। और कितने सेलेक्ट हुए हैं दोस्तों, ये तो पता नहीं दोस्तों, ये तो डाटा सरकार को ही पता होगा कि इस योजना से कितने बच्चे अभी तक सेलेक्ट हुए हैं। कुछ पता है दोस्तों? अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देना। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। कौन सा? RJSA। आपको मालूम होगा और आप मालूम भी करिए। RJSA, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। कौन सा ग्राम? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, RJSA। इसमें क्या है दोस्तों? इसका मंत्रालय याद रखना। सबसे पहले आपको इसका मंत्रालय याद रखना। किसका? RJSA का। ठीक है, RJSA का मंत्रालय कौन सा है? किस मंत्रालय के तहत RJSA संचालित किया जाता है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। पंचायती राज मंत्रालय जो केंद्र सरकार द्वारा निर्मित अभियान है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा निर्मित अभियान है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा RJSA का क्रियान्वयन किया जाता है। लागू कब से हुआ RJSA? ये डेट आपको एकदम क्लियर कट याद होनी चाहिए। कितनी? 24 अप्रैल 2018। कितनी? 24 अप्रैल 2018। 24 अप्रैल को आप क्या मनाया जाता है? आपको मालूम होगा, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब से मनाना स्टार्ट हुआ? 2010 से स्टार्ट हुआ। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। कौन से? मनमोहन सिंह थे। आपको ये भी मालूम होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना। इसका नारा क्या है? इसका नारा है
शाश्वत पंचायत सतत विकास, इसका नारा याद रखना। आरजेएसए का नारा आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, इसका याद रखना नारा क्या है, शाश्वत पंचायत सतत विकास, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए उद्देश्य क्या है इसका, आरजेएसए का उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज प्रणाली को विकसित और मजबूत करने हेतु। क्यों लाया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज प्रणाली होती है उनको विकसित किया जाए, उसको मजबूत करने हेतु ये आया है, कौन, आरजेएसए आया है। इसका क्रियान्वयन कब से कब किया जाए, 2018 से 19 के लिए किया जाए, कितना, 2018 से 19 और 21-22 तक किया गया। इसका दूसरा चरण आपको मालूम होगा, आरजेएसए का जो संशोधित रूप है कब से लागू हुआ, 22 से 26 के लिए, कब से, 22 से 26 के लिए, ये आपको दोस्तों भी आगे बताएंगे, ठीक है। वर्तमान प्रारूप इसका पंचायतों के दायरे में आने वाले सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करना, किनको, जो पंचायत के दायरे में आने वाले सतत विकास हैं उनके लक्ष्यों को पूरा करना। सतत विकास के लक्ष्य कौन से हैं आपको मालूम होंगे, सतत विकास के लक्ष्य कितने होते हैं, 17 गोल्स होते हैं, कितने होते हैं, 17 गोल्स होते हैं सतत विकास के लक्ष्य। आइए एक एक को देखते हैं, सभी सतत विकास लक्ष्य कौन कौन से हैं, एक नज़र इनको देख लीजिए दोस्तों, फिर उसके बाद में इसका सेकंड चरण पढ़ते हैं। एसडीजी गोल्स जो हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कितने, 17 गोल्स हैं, कितने लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य हैं। इनको ना दोस्तों याद रखना। देखिए नंबर 1 गरीबी उन्मूलन, ये आपको ना सभी 17 लक्ष्य याद रखने, आपसे यहीं से क्वेश्चन बनेगा, कौन सा इसमें से कौन से नंबर का कौन सा गोल से आपसे नंबर वाइज पूछा जाएगा, ठीक है। एक एक को याद रखना। नंबर 1 क्या आएगा, गरीबी उन्मूलन, सबसे पहले क्या होना चाहिए, गरीबी उन्मूलन। दूसरे नंबर पर भुखमरी समाप्त है, पहले पे गरीबी दूसरे पे भुखमरी, ठीक है। टिकाऊ कृषि विकास, टिकाऊ कृषि विकास, इसमें खाद्य सुरक्षा बेहतर पोषण, खाद्य सुरक्षा बेहतर पोषण। स्वास्थ्य विकास, तीसरे नंबर पे याद रखना, स्वास्थ्य विकास, किसका विकास, स्वास्थ्य का विकास। चौथे नंबर पे देखिए दोस्तों, 4 नंबर पे आएगा शिक्षा समावेशी न्याय संगत गुणवत्ता युक्त भी शिक्षा। कैसी शिक्षा जो होनी चाहिए वो समावेशी हो, न्याय संगत हो, गुणवत्ता युक्त शिक्षा होनी चाहिए। वही लैंगिक समानता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लैंगिक समानता होनी, यानी महिला सशक्तिकरण पे बल दिया जाना चाहिए। और देखिए स्वच्छता और पानी का सतत प्रबंध होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्वच्छता और पानी का सतत प्रबंध होना चाहिए। ये 6ठे नंबर पे याद रखना। 7वें नंबर पे आपको याद रखना है ऊर्जा सस्ती टिकाऊ होनी चाहिए और विश्वसनीय आधुनिक। कैसी ऊर्जा हो वो सस्ती टिकाऊ और विश्वसनीय आधुनिक होनी चाहिए। 8वें नंबर पे देखिए निरंतर समावेशी सतत आर्थिक, निरंतर समावेशी सतत आर्थिक विकास एवं पूर्व रोजगार, याद रखना दोस्तों। औद्योगिक विकास हेतु आधारभूत ढांचा, 9वें नंबर पे याद रखिए औद्योगिक विकास हेतु आधारभूत ढांचा। 10वें देखिए असमानता को समानता में करना। 11वें नंबर पे याद रखना दोस्तों सुरक्षित टिकाऊ और मजबूत मानव बस्तियों का निर्माण करना। कैसे करना, सुरक्षित टिकाऊ और मजबूत मानव बस्तियों का निर्माण करना, ठीक है। और देखिए 12वें नंबर देखिए जलवायु परिवर्तन हेतु सजग जागरूक रहना। कैसा रहना, जो जलवायु परिवर्तन हेतु उसके लिए सजग और जागरूक रहना, ठीक। 13वें नंबर देखिए स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को विकसित करना, स्थायी खपत, ठीक है, और उत्पादन पैटर्न को विकसित करना, ये 13वें नंबर पे है। वहीं 14वें नंबर देखिए समुद्री संसाधनों का संरक्षण व उपयोग, जो समुद्री संसाधन है उनका संरक्षण और उनका उपयोग सही से होना चाहिए। वहीं देखिए दोस्तों 15वें नंबर पे जो स्थलीय पारिस्थितिकी है उस प्रणाली को विकसित करना। 16वें नंबर देखिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देना। कैसा, शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देना, ये 16वें नंबर पे। और 17वें नंबर पे देखिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। कैसा करना, जो वैश्विक भागीदारी है उसको पुनर्जीवित करना। आपको ना ये दोस्तों याद रखने, देखिए दोस्तों इनको याद करने की कोशिश करिए। आपको कैसे याद करना, जैसे सबसे पहले क्या करोगे, गरीबी उन्मूलन हो चाहिए। जब गरीबी उन्मूलन हो जाएगा फिर क्या होगा, भुखमरी समाप्त हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, भुखमरी समाप्त होगी, यानी गरीबी खत्म तो भुखमरी भी खत्म। जब भुखमरी खत्म स्वास्थ्य अच्छा होगा, यानी स्वास्थ्य का विकास होगा, यानी स्वास्थ्य का क्या होगा, विकास होगा। जब स्वास्थ्य विकास होगा फिर शिक्षा मिलेगी। जब शिक्षा कैसी होनी चाहिए, समावेशी न्याय संगत और गुणवत्ता युक्त होनी चाहिए। जब चारों तरफ शिक्षा का प्रसार हो जाएगा फिर लैंगिक समानता आएगी। क्या आएगी, लैंगिक समानता आएगी। जब तो महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। क्या होगा, महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। और देखिए जब महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा फिर स्वच्छता और पानी का सतत प्रबंध होगा। क्या होगा, स्वच्छता और पानी का सतत प्रबंध होगा। याद रखना दोस्तों जब चारों तरफ स्वच्छता होगी फिर ऊर्जा सस्ती टिकाऊ होगी। कैसी ऊर्जा सस्ती टिकाऊ होगी और विश्वसनीय आधुनिक होगी, ठीक है। याद रखना ये निरंतर चलना चाहिए, यानी कि निरंतर समावेशी सतत आर्थिक विकास होना चाहिए दोस्तों, ये निरंतर चलना चाहिए। 8वें नंबर पर निरंतर समावेशी सतत विकास होना चाहिए।
और 90 नंबर पे क्या होगा, जब इतना सब कुछ होगा फिर औद्योगिक लगवाओ, क्या लगाओ, औद्योगिक विकास करो। और फिर देखिए दोस्तों 10वें नंबर पे क्या है, 10वें नंबर पे असमानता को समानता में करना, ये दोस्तों 10वें नंबर पर है। 11वें नंबर पे देखिए सुरक्षित, टिकाऊ और मजबूत मानव बस्तियों का निर्माण करना, ये 11वें नंबर पर है। और 12वें नंबर पे ध्यान रखना कि जलवायु परिवर्तन न हो जाए, यानी कि जलवायु परिवर्तन हेतु सजग और जागरूक रहना, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन हेतु सजग और जागरूक रहना, ये 12वें नंबर पर है। और 13वें नंबर क्या है, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को विकसित करना, ये नहीं खपत किए जा रहे हो ना और उत्पादन पैटर्न को विकसित ही नहीं किया। तो 13वें नंबर क्या है, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को विकसित करना। भाई 14वें नंबर देखिए समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग करना है ना, समुद्री संसाधनों का सही से संरक्षण करना और उनका सही से उपयोग करना, ये 14वें नंबर पे है। 15वें नंबर पे देखिए स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली को विकसित करना। और 16वें नंबर पे दोस्तों यानी शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देना, कैसी, जो शांतिपूर्ण हो, जो समावेशी समितियों को बढ़ावा देना, 16वें नंबर पर। और 17वें नंबर देखिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना, क्या करना, वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना, ठीक है भाई। आइए दोस्तों अब देखते हैं सेकेंड फेज। अब आगे देखिए वर्तमान में आरजेएसए का संशोधित प्रारूप लागू है। आपको बताया था 2022 से 26 के लिए, कब 2022 से 26 के लिए इसको मंजूरी कब मिली थी, 13 अप्रैल 2022 को। कब मिली थी, 13 अप्रैल 2022 को इसको मंजूरी मिली थी। किसको, आरजेएसए यानी कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान को, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान को। याद रखना संशोधित प्रारूप के उद्देश्य, देखिए ये भी याद रखना संशोधित प्रारूप के उद्देश्य क्या है, सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीएसई को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को विकसित करना। जो अभी हमने आपको एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल पढ़ाए दोस्तों, उनको क्या करना, उनको पंचायती राज संस्थाओं उनको पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को विकसित करना। आगे देखिए ग्राम पंचायतों को सरकार की तीसरे स्तर के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु सक्षम बनाना। ग्राम पंचायत को सरकार के तीसरे स्तर के रूप में, ठीक है, आपको पता है सरकार के तीसरे स्तर के रूप में कैसा करना, उनको प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए सक्षम बनाना, उनको प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए सक्षम बनाना। आगे देखिए पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन प्रतिनिधियों की क्षमता को विकास करना, क्या करना, निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता का विकास करना, ठीक है, जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनकी क्षमता का विकास करना, ठीक है। पंचायतों की क्षमता का विकास करना, पंचायतों की क्षमता का विकास कैसे करना, राजस्व मिलना चाहिए, उनके राजस्व स्रोत उनके बढ़े, ठीक है दोस्तों, तभी तो पंचायतों की क्षमता का विकास होगा। देखिए समावेशी स्थानीय सुशासन को बढ़ावा देना, जो समावेशी स्थानीय सुशासन है उसको क्या करना है, उसको बढ़ावा देना, तो क्या होगा, इससे पंचायती क्षमता को विकास करना, ठीक है। आगे देखिए पंचायतों का प्रशासनिक दक्षता, इसमें क्या होगा, इसमें सुशासन, ठीक है, और पारदर्शिता, जवाबदेही होनी चाहिए। पंचायती राज जो संस्थाएं होती हैं आपको मालूम होगा उसमें क्षमता निर्माण होना चाहिए, ठीक है। सहायता प्रदान करना, शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करना, जो शैक्षणिक संस्थान उनके साथ सहयोग करना, ठीक है। इसमें वित्त पोषण क्या होगा, केंद्र सरकार का दोस्तों 60 होगा, भाई राज्य सरकार का कितना होगा, 40 होगा। और पूर्वोत्तर पहाड़ी और जो जम्मू कश्मीर है उनमें कितना होगा, उसमें 90-10 का रेशियो होगा, कितना, 90-10 का रेशियो होगा। और देखिए दोस्तों आरजीएसए के अंतर्गत कितनी योजनाएं संचालित की जाती हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए। और आपसे ये पूछा जाएगा बताइए इसमें आरजीएसए अंतर्गत आने वाली योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो आपको देखिए दोस्तों उज्ज्वला योजना, कौन सी, उज्ज्वला योजना, और मिशन इंद्रधनुष, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और उजाला योजना। कौन सी योजना, उजाला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, कौन सी योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है दोस्तों। इसको देखिए इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में, आपको याद रखना ये लागू कब से, तो 1 मई 2016 से। कब, 1 मई 2016 से उत्तर प्रदेश के बलिया से। आपको मालूम होना चाहिए उत्तर प्रदेश के बलिया कौन सी योजना शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री जी ने 10 महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन करके इस योजना की शुरुआत की थी। इसका नारा क्या है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। उद्देश्य क्या, अगले 3 वर्ष के भीतर, कितने वर्ष के भीतर, अगले 3 वर्ष के भीतर बीपीएल की श्रेणी में आने वाले 5 करोड़ लाभार्थियों को लाभ देना। अगर जब दोस्तों ये लागू हुई थी कब, 2016 में, तो उस टाइम पे इसका लक्ष्य था कि 3 वर्ष के भीतर बीपीएल श्रेणी में आने वाले 5 करोड़ लाभार्थियों को लाभ देना। कितने, 5 करोड़ लाभार्थियों को लाभ देना। की पॉइंट्स इसमें क्या थे, देखिए दोस्तों इसमें जैसे निःशुल्क गैस कनेक्शन महिला सदस्य के नाम पर होगा, जो गैस कनेक्शन मिलेगा वो महिला सदस्य के नाम पर होगा, निःशुल्क होगा। एक सिलेंडर प्लस एक प्रेशर रेगुलेटर मिलेगा, जिसमें ग्रामीण और शहरी बीपीएल परिवार शामिल होंगे, यानी कि ग्रामीण को या शहरी को बस बीपीएल परिवार शामिल होंगे। इसमें 1600 रुपये की सब्सिडी राशि जनधन बैंक खाते में भेजी जाएगी।
जाएगी, किसमें, जनधन बैंक खाते में भेजी जाएगी। कितनी, 1600 रुपए की सब्सिडी, ठीक है, याद रखना। तो दोस्तों यहाँ से आपको उज्ज्वला योजना से याद रखना है कि ये बलिया जिले से स्टार्ट हुई थी, 1 मई 2016 को स्टार्ट हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी, ये भी याद रखना, ठीक है दोस्तों। इसकी शुरुआत में 10 महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन दिए गए थे, प्रधानमंत्री जी ने प्रदान किए थे, ठीक है, ये भी याद रखना। और दोस्तों इसका नारा था स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। शुरुआत में इसका लक्ष्य था कि 3 वर्ष के भीतर बीपीएल श्रेणी में आने वाले 5 करोड़ लाभार्थियों को लाभ देना, क्या देना, लाभ देना, ठीक है। और इसमें 1600 रुपए की सब्सिडी राशि जनधन खाते में जमा की जाएगी दोस्तों, याद रखना, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मिशन इंद्रधनुष, कौन सा मिशन इंद्रधनुष कब आया, दिसंबर 2014 में आया था, आपको मालूम होगा, दिसंबर 2014 में आया था, 25 दिसंबर को आया था। गुड गवर्नेंस डे पर आया था, कब आया था, 25 दिसंबर 2014 को आया था, ये याद रखना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम को पूरा करना। भाई मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य याद रखना क्या था, इस संपूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम को पूरा करना, ठीक है। इसमें 7 टीके लगेंगे, ये टीके याद रखना, डिप्थीरिया, कौन सी थीरिया, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, भाई पोलियो, क्षय रोग, हेपेटाइटिस बी और मिजेल्स, याद रखना दोस्तों, और मिजेल्स। एक बार फिर देखिए, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, ये 7 टीके याद रखना, आपसे पूछे जा सकते हैं। पोलियो, क्षय रोग, हेपेटाइटिस बी, पोलियो, क्षय रोग, हेपेटाइटिस बी और मिजेल से याद रखना। 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी ना, उसमें से आपको लगभग में आपकी 10 से 15 योजना उसी वीडियो से देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद में फिर यूपी की हमने 65 योजनाएं कराई हैं, फिर अलग से केंद्र सरकार की 65 योजनाएं कराई हैं कि 100 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है आप उसको कभी मत ढीलिएगा, क्योंकि वहां से आपकी प्रैक्टिस होगी प्लस आपको डिटेल मिलेगी, दोनों काम एक साथ होंगे। और दोस्तों आपको परीक्षा में पूरी योजनाएं देखने को मिलेंगी।